कोई बात नहीं, अभी तो शुरू किया है, इसके पहले तो कुछ पढ़ा ही नहीं। नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अगर उनको आप नॉर्मल पानी में डालोगे तो आग लगा देते हैं। तो पता ही होगा, सोडियम को पानी में डालते तो आग लगा देता है। तो वहां पे क्या होता है, वो आग होती है, वो बेसिकली आग वो इसलिए बहुत ज्यादा होती है क्योंकि हाइड्रोजन निकलता है और एनर्जी होती है। तो हाइड्रोजन को अगर आप कहीं से भी जरा से भी हीट दे दोगे तो आग पकड़ लेता है। हाइड्रोजन इन्फ्लेमेशन बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ठीक है, होता क्या है, सोडियम को जब पानी में डालते हो आप, तो ये क्या करता है, पानी में आग लगा देता है ना। आप इसको ट्वाइस एन ए ट्वाइस एच, ये तो बताया था ना, ट्वाइस एन ए ट्वाइस एच टू करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या हाईली जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके साधारण पानी के साथ आग लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज होती है, लिख लेना आपको। फिर कैल्शियम भी हो जाएगा, जो मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, टू बी प्रिसाइज। हाँ, बट हाइड्रोजन निकलते हैं, बबल बबल बनते हैं। बबल तो वो क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा होता पानी से बाहर, इसलिए बनते हैं। लिख लेना ये चीज। तो जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और अगर सेकंड ग्रुप में जाते हैं तो ज्यादा रिएक्टिव, इसमें तो सोडियम से लेके सीजियम तक सारे ही निकालेंगे एक्चुअली। यहाँ पे कैल्शियम हो गया, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, थोड़े ही कम। तो कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, बेरिलियम भी हो गया, ये सारे के सारे क्या करेंगे, पानी में आग लगा देंगे या हाइड्रोजन निकाल लेंगे। अगला लिखो, सेकंड पॉइंट, मतलब बी पॉइंट होगा, साधारण पानी हो गया। उसके बाद बॉइलिंग वाटर। अगर हम बॉइलिंग वाटर लेंगे तो जैसा कि आपको पहला वाला समझ में आया है कि नॉर्मल पानी में जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्ट करेंगे, तो बॉइलिंग वाटर में कौन रिएक्ट करेगा, जो समवेयर इन बिटवीन होंगे। ठीक है, तो लिखो, लेस एक्टिव मेटल सच एज लेस एक्टिव मेटल सच एज less active metals such as magnesium, zinc, aluminium, magnesium, zinc, aluminium, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम पानी के साथ H2 लिबरेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होती है, मैग्नीशियम ने तो MgOH का होल ट्वाइस बना दिया। ठीक है, जिंक क्या बनाएगा, जिंक क्या बनाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम क्या बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से ये लिख लोगे ना अपने आप, Al प्लस पानी। ठीक है, यही सब चीजें बतानी होती है थोड़ा सा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है एक्चुअली, और हाईली अनस्टेबल कह सकते हो जनरली। ठीक है, नॉट सो हाईली हटा देते हैं, हाईली अच्छा नहीं लग रहा, अनस्टेबल होता है। तो इसमें हीट आपने डाली है, हीट डालते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है Al2O3 में, एल्युमिनियम ऑक्साइड दे देता है एक्चुअली। ठीक है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे था ही, और ये क्या देता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड दे देता है आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 मिलता है। बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन, आई होप यू कैन बैलेंस दैट, क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं हम, तो मुझे बैलेंस रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम उसके बाद आते हैं स्टीम। आप आई होप यू अंडरस्टैंड, बॉइलिंग से ज्यादा टेम्परेचर स्टीम का होगा, क्योंकि भाप में ना। तो अगला स्टीम के साथ जो लिखो, हाईली अनरिएक्टिव, नहीं हाईली नहीं है, अनरिएक्टिव मेटल्स, और ऐसा अनरिएक्टिव मेटल, स्टिल लेस रिएक्टिव मेटल, still less reactive metals, still less reactive metals such as iron, nickel, iron and nickel, आयरन एंड निकल। अब यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, समझना,
तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आपको नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, ऑक्साइड्स मिलेंगे। ठीक है, आयरन एंड निकल क्या करते हैं, आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करें। स्टीम का मतलब टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है, तो हाई मतलब एटलीस्ट 100 से तो ज्यादा ही है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में आपको मिलते हैं। ठीक है, जनरली जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो आपके ऑक्साइड में ब्रेक हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगली हेडिंग डालना, सेकंड नंबर, ये तो पहली हेडिंग थी, सेकंड हेडिंग डालना एसिड, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड तो आपको पता है, आप लिख लेंगे क्या बनेगा एसिड के साथ, बताइए कैसे लिखेंगे, बताइए, तो जल्दी जल्दी करो, तो रटने वाला ही है इसमें, समझाने वाला कम है। क्या होगा, अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले, एसिड के साथ क्या लिखोगे, कौन H2 निकालेंगे, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले होते हैं वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन से, वो एसिड से रिएक्ट करके क्या निकाल देंगे, आपका H2 निकाल देंगे। तो लिखो generally those metals which are above hydrogen in the activity series, या reactivity series क्या बोलते हो उसे, in the reactivity series ब्रैकेट में लिखना, generally those which are generally those metal which are above hydrogen in the reactivity series, और ब्रैकेट में लिख लेना those metals, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। जनरली those metals, क्या बोला मैंने, those metals which are above hydrogen in the reactivity series ब्रैकेट में लिखना, और those metals which have reduction potential less than hydrogen, bracket close, reduction potential less than hydrogen, release नहीं ब्रैकेट क्लोज हो गया ना, रिलीज हाइड्रोजन on reaction with non-oxidizing acids. What do I mean by non-oxidizing acids? समझो, देखो इधर जो ऑक्सीडाइज लिख लो पहले, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल सा पहले तो समझ लेते हैं मतलब क्या है, कि जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब जब आपके HCl या H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट अगर हम कॉपर की बात करते हैं, Ag की बात करते हैं, प्लैटिनम की बात करते हैं, इनकी जब इनके साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो सब पहले से पढ़ के आ रहे हो, अपना 8th 9th से पढ़ के आ रहे हो, जब से पढ़ा होगा ना। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट जो मैंने बोला, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। देखो एक तो एसिड होते हैं जो H+ का केवल काम करते हैं कि H+ देते हैं, एक H+ ले लेते हैं। कुछ एसिड होते हैं सच एज HNO3, ठीक है, इनका अगर H+ वाले से काम नहीं चल रहा है, मतलब अगर ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहे, तो ये ऑक्सीजन देके चीजों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कॉपर है, कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट कॉपर HNO3 के साथ भाग भाग के रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब ठंडी कंडीशन में भी करता है और गर्म करने पे भी करता है। मैंने ये होमवर्क के लिए दिया था मूल कॉन्सेप्ट में, अगर याद हो आपको, कि इसका नॉर्मल कंसंट्रेशन में क्या होगा और कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तब क्या होगा। तो अभी भी नोट कर सकते हो दोबारा कि कॉपर के रिएक्शन होमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं, HNO3 जैसे हो गया। तो ये क्या करते हैं, जब ये H+ की तरह काम नहीं कर पाते हैं तो ये क्या करते हैं, चीजों को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, +5 में है, तो ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तभी तो खुद रिड्यूस होगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, खुद तो रिड्यूस हो नहीं सकता, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो कंडीशन हमने पढ़ाई है, ये ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट के ऊपर
वैलिड नहीं होगी, केवल और केवल एसिड और बेस के ऊपर वैलिड होगी। अगर ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा हो तो बता देना। अगला लिखो, सेकेंड हेडिंग, आई मीन थर्ड हेडिंग, फ्रॉम बेस। बेस की बात करते हैं। लिखो, metals such as amphoteric metal such as, मतलब से amphoteric metal लिखो, amphoteric metals, amphoteric metals, amphoteric metals थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, होती है चैप्टर ऐसे। एम्फोटेरिक मेटल क्या करते हैं, ये तीनों होमवर्क लिख लो, खुद लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। कुछ ऐसा ज्ञान वाली बात तो है नहीं कि मैं ही बताऊं इसको, तो इन तीनों को होमवर्क लिख लो, ठीक है। इसका नाम होगा सोडियम बेरिलेट, यहाँ पे जो बनता है उसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ पे जो बनता है उसका नाम होता है सोडियम स्टैनेट, इसका नाम आप खुद बता सकते हो क्या होगा, सोडियम जिंकेट। तो इनकी NaOH के साथ रिएक्शन में ये जो बनते हैं इनका आपको नाम पता करना है, बाकी हाइड्रोजन में बता देता हूँ, ठीक है। इन सब में हाइड्रोजन निकलेगा, मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी आपको चारों के नाम पता करने हैं, ठीक है। या मतलब स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला क्या होगा, क्या सेंटेंस मतलब, एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट्स विद NaOH और बेस टू गिव हाइड्रोजन, बेस टू गिव हाइड्रोजन। जनरली ये जो होता है ये हॉट होता है, ठीक है, मतलब हॉट बेस लिख लेना चाहे, हॉट बेस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखना जो आपको सर्च करना, और मैं जो क्वेश्चन देता हूँ आई होप आप मेहनत करके पता करते हो, अगर ना पता करते होंगे तो आप अपने पैरेल पे कर रहे हो, ठीक है। तो बेस और एल्कली में कोई क्या फर्क होता है ये आपको पता करना है, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पता है। आगे लिखो, अब देखो ये क्वेश्चन जो अगला मैं कराने जा रहा हूँ, अभी देखना जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठा के दे दिया, या समथिंग अकिन टू एनसीईआरटी, क्लोज टू दैट। देखो, प्योर डाइहाइड्रोजन, प्योर डाइहाइड्रोजन, प्योर का मतलब मोर देन 99%। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा नंबर पॉइंट का, फोर्थ ना, प्योर, पहला पानी था, हाँ फोर्थ होगा ना, हाँ, प्योर डाइहाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड, प्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, 99% से ज्यादा, ठीक है, बाय द फॉलोइंग मेथड, बाय द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। प्योर का मतलब मोर देन 99% लिख लेना, ठीक है। जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन कर ले फिर क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, मतलब ये टॉपिक पढ़ ले फिर क्वेश्चन बताता हूँ मैं। तो फोर्थ के अंदर पहला पार्ट लिखना, जो लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, या कैल्शियम हाइड्राइड है, इनके ऊपर जब पानी डालते हैं आप, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं लिख रहा हूं मैं, अगेन बैलेंस आपको खुद करना है, ठीक है। रिएक्शन तो आप बना ही लेंगे इसमें, तो ये चीज हो गया। दूसरा है सिलिकॉन के ऊपर NaOH डाला, और एक जो मेथड आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बचपन से पढ़ा होगा आपने, किसको याद है, मैग्नीशियम रिबन, रिबन वाला, क्या था वो, कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अगर आप H2SO4 या कोई भी एसिड डालेंगे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस H2। तो ये सब जो आपको मेथड देते हैं ये 100% या मोर देन 99% प्योरिटी देते हैं आपको, ठीक है।
ना। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कॉमर्शियल प्रोडक्शन। मैंने पिछला वाला हेडिंग क्या बोला था, फिर से बोलना। प्योर डाइहाइड्रोजन ग्रेटर देन 99%। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, मतलब नेक्स्ट नंबर जो भी है कौन सा है, फिफ्थ, इलेक्ट्रोलिसिस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये जो है, हाँ, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें लिख लेना ब्रैकेट में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। लिसन टू मी वेरी क्लियरली, मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग आपकी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिख देना कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? एक बोल, एक क्या? हाँ, तो वो तो बता ही दिया मैंने क्या, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो तो इंडस्ट्रियल का मतलब ही हो गया, बट हाँ, बल्क में जो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो बल्क में चीजें प्रिपेयर होती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट मैटर करेगा। जब हाई अमाउंट में प्रिपेयर करना हो कोई चीज, तो हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का यूज करते हैं। क्योंकि जब आप लेबोरेटरी में करते हैं चीजें, फर्क समझना, जब आप लेबोरेटरी में करते हैं तो यू वांट द थिंग टू बी वेरी प्योर, ठीक है, यू वांट द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि इकोनॉमिकली वायबल हो, ठीक है। अब भाई बहुत प्योर बना दे रहे हैं लेकिन बहुत महंगा हो गया तो क्या फायदा है, ठीक है, तो इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, लोग खरीद पाए इसलिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। तो लिखो, लिखो, at the industrial level, at the industrial level, at the industrial level, water is prepared by, water is prepared by electrolysis, water is prepared by electrolysis, ठीक है ना। पे अटेंशन, वाटर इन इटसेल्फ जो होता है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ नहीं होता है, ठीक है, वाटर जो होता है बहुत ही अच्छा कंडक्टर नहीं होता। आपको मैं बताऊंगा अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कि वाटर का जो होता है वो, जो अगर आप प्योर वाटर लेंगे तो आउट ऑफ 10 टू, जो बहुत सारे वाटर का, मान लो आपने 100 वाटर लिए तो 100 में से 10 टू पावर -7%, 10 टू पावर -7% केवल इतने ही H प्लस और OH माइनस होंगे उसमें। तो सोच सकते हैं आप कितने कम अमाउंट ऑफ आयन है उसमें। तो जब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ आयन है तो क्या वो अच्छा कंडक्टर होगा, नहीं होगा। तो वाटर, और आप इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास कराना चाहेंगे आप। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहेंगे तो मैंने आपको बताया था, दो दो उसके इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, याद है थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा के चीजों को ब्रेक करती। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है, तो मतलब आगे से ब्रेक अपने लिसिस करना, आई गेस जो भी है। तो वहां पे क्या हो गया, लेसिस वाला चीज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, टीचर ऐसे बताते थे। तो अब देखो, जब वहां पे आपको अगर उसे अच्छा कंडक्टर बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें क्या करते हैं, हल्का सा एसिड या हल्का सा बेस डाल देते हैं। अब वो कैसे होता है, एसिड और बेस डालने से कैसे कंडक्शन बढ़ जाती है, वो आपको हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा। बट इतना समझ लो, टू मेक अ वाटर बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डू वी डू, वी एसिडिफाई अ लिटिल बिट और बेसिफाई, या कैसे तो एल्कलीफाई, ठीक है। तो लिखना, टू मेक द वाटर बेटर कंडक्टर, टू मेक द वाटर बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, to make the water better conductor of electricity, we add a little amount of acid, we add a little amount of acid और base to it। now देखो, अब क्या होता है, दो होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, दो चीजें होती है, एक क्या होता है, एनोड होता है, और एक क्या होता है आपका कैथोड होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड पे होता क्या है हमेशा,
एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैंने नहीं बताई अभी, तो उसको मत जाओ, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि आप क्या करा रहे हैं कि पॉजिटिव का नेगेटिव हो। जरा सा ऐड करते हैं बस, और कुछ नहीं, हल्का सा एस। हाँ जनरली इट डजेंट मैटर, जनरली H2SO4 या HCl लेते हैं। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। नाउ देखो अब क्या होता है कि लोग गलत पढ़ते हैं, तो पहले हम गलत पढ़ लेते हैं फिर सही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनोड पे क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखो हम ये लिख सकते हैं, लोग जनरली ऐसे ऐसे लिखते हैं कि OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 4OH आ जाएगा। ट्वाइस H2O प्लस O2। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे, ये वाला तो सही होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड एक मिनट, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है। ये लिखते हैं लोग ऑक्सीडेशन में, क्या हुआ इतना फनी क्या चल रहा है। और कैथोड में क्या लिखते हैं हम, क्योंकि H प्लस है, H प्लस का क्या हो सकता है, केवल और केवल रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो H प्लस क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके 4 ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2H2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको कैथोड पे क्या मिल जाता है, डाइहाइड्रोजन मिल जाता है, और एनोड पे क्या मिल जाता है आपको, रिजल्ट एज अ ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, बट ये रिएक्शन 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो वाटर होता है, वाटर में कितना H प्लस होता है और कितना OH माइनस होता है, 10⁻⁷ होता है। ठीक है, तो इसलिए H प्लस और OH माइनस ऐसे लिखना इनकरेक्ट होगा। ठीक है, बट चल जाएगा, पहले लिख लो इतना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चलेगा नहीं स्कूल में, बट ये इनकरेक्ट होता है टेक्निकली। फोर इलेक्ट्रॉन है यार। ठीक है, अब देखो करेक्ट कैसे लिखते हैं, समझो। ये जो टेक्निकली रॉन्ग है, बट स्कूल में चल जाएगा अगर आप लिख के आते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। हो सकता है सही वाला गलत कर देंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, करें। देखो अब जो टेक्निकली करेक्ट चीज होती है वो क्या होती है, कि जब आप वाटर की बात करते हैं तो हम उसको H प्लस और OH माइनस में ब्रेक नहीं करते। ठीक है, और ये आपको अभी रटना नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो इसमें क्या होता है, आपका जो वाटर होता है वही आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है और वही आपका रिड्यूस हो जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस रिएक्शन को आप चाहो तो बराबर करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट वो मैटर नहीं करता। पॉइंट ये कि वाटर का ही हम ऑक्सीडेशन करते हैं और वाटर का ही हम रिडक्शन करते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि आपको जो एनो, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है आपको, हाइड्रोजन गैस। और जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कौन सी गैस मिलती है आपको, ऑक्सीजन। क्लियर है, लिखना। धीमे चल रहे हैं हम पर, बहुत धीमे। किसका बज रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, हाई प्योरिटी। अब देखो क्वेश्चन कैसा आया था, इजी क्वेश्चन नहीं है। हाई प्योरिटी ग्रेटर देन 99%, हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय, इसी साल आया था क्वेश्चन ये। हाई हाई प्योरिटी ग्रेटर देन 99% डाइहाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय
या इज ऑब्टेन बाय, पहला ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली, रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली। इनऑर्गेनिक में यही अच्छा होता है कि आपको थोड़ा पढ़ के ज्यादा आंसर लगाना होता है, तो जो नहीं कि आपको चारों ऑप्शन पता होंगे। रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली। सेकंड क्वेश्चन इज, I mean second option is electrolysis of acidified water, electrolysis of acidified water using platinum electrode, using platinum electrode, electrode कौन से मेटल के हैं, using platinum electrode। थर्ड ऑप्शन इज रिएक्शन ऑफ जिंक विद dilute acid, reaction of zinc with dilute acid, reaction of zinc with dilute acid। fourth option is electrolysis of, fourth option is electrolysis of warm aqueous, electrolysis of warm aqueous barium hydroxide solution, warm aqueous barium hydroxide solution, barium hydroxide solution between nickel electrode, between nickel electrode। चलिए बताइए। पकड़ लो क्या था पहला, पहला चलिए कितने लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, shall we? पढ़े कौन, कितने लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, कितने लोग बी कह रहे हैं, कितने लोग सी कह रहे हैं, कितने लोग डी कह रहे हैं, डी होगा। ठीक है, क्योंकि आप पहला ऑप्शन देखो पढ़ चुके हैं, सेकंड ऑप्शन देखो पढ़ चुके हैं, थर्ड ऑप्शन देखो पढ़ चुके हैं, हम फोर्थ ही नहीं पढ़ा है केवल, तो बचा क्या, वही तो बचा। चल पहला और दूसरा तीसरा, क्योंकि कोई भी नहीं थे प्योर वाले में, देख सकते हो ना, दो तो इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब दो जो सी वाला है वो तो शायद इलेक्ट्रोलिसिस है जो भी, तो वो तो इंडस्ट्रियल वाला है, और बचे हुए दो नॉर्मल थे ऑप्शंस, तो प्योरिटी के लिए बचा क्या, चौथा ऑप्शन बचा, तो आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए, नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रोलिसिस बता दिया, आगे लिखो फ्रॉम द वाटर गैस, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम द वाटर गैस। इसमें इतने, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ डाइहाइड्रोजन पे, क्योंकि अगर आप पिछले 3 साल के क्वेश्चंस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द वाटर गैस, आई मीन मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द डाइहाइड्रोजन, फ्रॉम द वाटर गैस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉश मेथड। ठीक है, हो गया, तो ये होता है वाटर गैस आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। तो पहले हम वाटर गैस को, तो इसमें हम पहला पॉइंट ला रही है, पहला पॉइंट मतलब इस पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, कुछ ज्यादा है नहीं है सच बताने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। ठीक है, लिखिए, on passing steam through, on passing steam through mass of, sorry, on passing steam through mass of red hot coke,
कोक मतलब कोयला ना, रेड हॉट कोक एट कोक कोक COK, ठीक है, रेड हॉट कोक एट 1200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर नहीं याद रखना है आपको, मैं लिखा दे रहा हूँ, इट डजंट मतलब कि आपको याद रखना है, ठीक है, तो आपको ये सब नहीं याद रखना है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, निकल 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 जैसे पढ़ो आप, ठीक है। रेड हॉट कोक और लिखो, उसके ऊपर जरा सा लिख देने और हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, केवल जो नहीं कि कोयला ही हो, कोयला ले लो या कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, ठीक है। जहाँ पे रेड हॉट कोक लिखा है, कोक की जगह पे कोई कोयला भी हो सकता है, और ठीक है, जनरली मीथेन वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे जब निकल NiClKle, कैटलिस्ट तो पता होगा, नहीं पता किसी को नहीं पता कैटलिस्ट क्या होता है? नहीं मतलब मैं जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे मैं कुछ वैसा नहीं कह रहा, नहीं बताया क्या कभी मैंने? और आपने पहले भी नहीं पढ़ा कभी कैटलिस्ट? जैसे कि घर में दाल बनाना आता है सबको, तो जब दाल में अगर मान लो कभी आप देखते होगे कि दाल जनरली मान लो आप आधे गिलास दाल बना रहे हैं, तो 3 सीटी चाहिए, 2 सीटी चाहिए, तो सपोज कर लो आपने एक बार नमक डालना भूल गया, तब क्या होता है? दाल गलती नहीं, देर से पकती है, ठीक है, देर से पकती, पॉइंट ए। तो नमक एक तरीके से वहां पे कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सा, जो रिएक्शन को क्विकली कर देते हैं। तो जैसे दाल बनाने में नमक कैटलिस्ट हो गया एक तरीके से। क्या? वो मुझे नहीं पता, उसका यूज करते हैं दाल बनाने में, यूज करते हैं बेकिंग सोडा क्या? तो दाल बना लेते हैं, बहुत है, उससे ज्यादा नहीं बनाना। हम्म, अपने पेट भर का बनाना आना चाहिए, आता ही होगा सबको थोड़ा बहुत तो। किसी को अच्छा शौक है क्या कुकिंग का? वो अच्छी लगती है, बट जली हुई मैगी हल्की सी। ओके, बड़े आगे। ओके, सबने अपने अपनी कुकिंग को रेमिनिस कर लिया हो, तो चलो वापस आते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका कोक, वाटर गैस बनी है। ये जो वाटर गैस होती है जनरली जब शुरुआत में इसको देखा गया था, तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो होता है, बट कुछ भी रेशियो हो सकता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो नहीं कि 1 CO और 1H2 हो, यहाँ पे 2 CO 3H2 हो सकता है। तो एज फंडामेंटली इसको हम वाटर गैस पुराना नाम है, अभी हम जो नाम लेते हैं इसको सिन गैस नाम लेते हैं, ठीक है। जो हम नाम लेते हैं वहां पे CO और H2 किसी भी रेशियो में हो सकता है। इसको सिंथेसिस गैस होती है, टू बी मोर प्रिसाइज, बट सिन गैस बोलना अच्छा लगता है ना, मतलब। पर ऑल्दो मतलब एक गंदा सा पन है कि मतलब इसके बहुत, इसका नाम भले ही सिन है, बट इसके वर्च्यूज बहुत है ना। क्या हो? ठीक है, 1273। बेटा क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या इसको? और क्यों क्यों तुम्हें आगे बैठा दिया तब भी बात करो, पीछे बैठा दो तब तो करते ही हो, मतलब क्या करा क्या जाए तुम लोगों के साथ? ठीक है, देख लो, इसको सिंथेसिस गैस बोलते हैं, ठीक है, या शॉर्ट में सिन गैस हो गया। क्या? कैल्विन। ठीक है,
कुछ भी लिख सकते हो ना, 1 to 7 0 पहले था, अब 0 नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने 3 कर दिया, 8 कर दूं, क्या कर दूं बताओ। ठीक है, इस जो रिएक्शन है इसका नाम होता है कोल। ऐसे भी इतना ये मतलब टीडियस चीज है इनऑर्गेनिक, और तो मतलब इसमें 7-0 और 7-3 के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या, बच के रहो, तुम्हें ना किसी से मारने लग जाए अंधेरे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पहला क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सेन गैस। सेकंड डालो बेटा, सिंथेसिस होता है फुल फॉर्म, और यह बहुत पापी गैस है, क्या कर सकता हूँ मैं, जो तो नाम है इसका, मतलब सिंथेसिस गैस नाम देते हैं बस, तो उसका शॉर्ट में हो जाता है सिन गैस। ठीक है, ऐसा कुछ नाम नहीं, नाम में मतलब किस चीज के नाम का क्या मतलब होता है ये बता सकता हूँ, बट किसी को कुछ क्यों कहते हैं ये बहुत ही ओके, डाइग्रेशन ले लेते हैं, वैसे भी इनऑर्गेनिक पढ़ पढ़ के थोड़ा हो गया। ओके, तो आपने कभी ये सुना है सेंटेंस कि इवन इफ अ लायन स्पीक्स योर लैंग्वेज यू वुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वुड से और शी वुड से? नहीं सुना? मतलब अगर एक जो शेर होता है लायन, वो अगर आपकी लैंग्वेज को बोलता भी तो आप उसे समझ नहीं सकते थे। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसका जो फंडामेंटल एक्सपीरियंस होगा वर्ल्ड व्यू, और आपका जो फंडामेंटल एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा। तो लैंग्वेज जो होती है मतलब वही है, बहुत ही मतलब कोरस चीज है ऐसे कह सकते हो आप, बट ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं, आगे आते हैं वापस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सीओ फ्रॉम वाटर गैस। नेक्स्ट चलो, अच्छा बस जल्दी जल्दी करते थोड़ा। सेपरेशन ऑफ सीओ, ये दिया नहीं है इसलिए पढ़ रहे ढंग से। देखो प्लीज बातें करना बंद कर दो, आप लोग बहुत बात कर रहे हो। वाटर गैस क्या होता है, सीओ प्लस H2 होती है, और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाई हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना। तो अगर हम सीओ को सेपरेट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कि अगर हम सीओ को सेपरेट कर दें तो डाई हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हम करते हैं क्या, यहाँ पे इसको पानी में डालते हैं, वाटर गैस को पानी में डालते हैं 673 डिग्री कैल्विन पे, या नॉट सिंपली कैल्विन, नॉट डिग्री। और जो आपका कैटलिस्ट होता है वो FeCrO4 होता है, यहाँ पे ये आपकी बुक में नहीं दिया है कैटलिस्ट, ध्यान देना। तो यहाँ पे CO2 हो जाता है और H2 हो जाता है, तो ये है बस, और कुछ नहीं है। बाकी इसमें क्या ही बता सकते हैं, अगली बार स्लाइड बना के ले आएंगे, ज़्यादा इजी होगा। और आगे बैठ गया, यहाँ बैठ जाओ के और यहाँ से उससे बातें करो, मतलब थोड़ा कम धीरे बोल रहे हो और तेज बोलना को मिल जाएगा। अगली हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको खुद पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है, एनसीईआरटी में देखते रहना। पहला पॉइंट डालना है एटॉमिक हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट डालना है एटॉमिक हाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन में पहला पॉइंट डालना है एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑल्दो केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है नहीं, बट फिर भी ठीक है। लिखो, द बॉन्ड एंथैल्पी of hydrogen hydrogen bond is very high. Bond enthalpy of hydrogen hydrogen bond is very high. आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है,
अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू होती है। तो होता क्या है कि समझना, जो आपका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ये तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है इसको अगर एटॉमिक हाइड्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो और ये बन जाता है उससे, ठीक है, जब आप इतनी ज्यादा एनर्जी देते हैं। और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्विकली कंबाइन करके क्या दे देते हैं वापस, डाई हाइड्रोजन दे देते हैं। तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन आपके इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, लिखना है atomic hydrogens are highly unstable and very reactive. So they combine back, are highly reactive and very unstable. So they combine back ठीक है। अच्छा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखो यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है इस बात का, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है आपकी, एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो वापस जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। कितनी एक्सोथर्मिक होगी, अप्रोक्सीमेटली। तो आग लगाने के लिए काफी है ना, मतलब काफी है ना, 436 किलो जूल। मैं लिटरली पूछ रहा हूँ, काफी है ना। तो इसीलिए इसका यूज होता है वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है। प्लाज्मा में इसका यूज होता है नहीं होता मैं नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं प्लाज्मा टॉर्च में क्या यूज होता है। बट जो नॉर्मल वेल्डिंग टॉर्चेज होती हैं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल में तो ऐसे के लिए नहीं यूज होता एक्चुअली, बट स्पेशलाइज्ड जो होती है उनमें यूज हो जाता है। तो लिखना, आपने एक देखा होगा, आपने कभी गराज वराज नहीं गया हो, आप गया हो? वही समझाना चाहता हूँ आपको। आपने कभी मेटल वर्क, अरे यहाँ पे जब आते हो क्योंकि बिल्डिंग बन रही है ना जो सामने यहाँ पे, तो रात को देखते हो कि चिंगारियां निकलती होंगी। तो वो बेसिकली वेल्डिंग टॉर्च होती है, जब उसको वेल्ड वेल्ड जो नाम क्या है, वेल्ड करने के लिए, जब मेटल को वेल्ड करने के लिए होता है, या किसी भी चीज को, दो चीजों को आपस में वेल्ड करने के लिए जो यूज होती है, तो उसे हम कहते हैं। जैसे मेटल, कुछ मेटल वाला है आपके घर में, क्या होता है, जैसे कि दरवाजा। हाँ दरवाजा, कौन बोला दरवाजा, दरवाजा देखा होगा आपने, तो दरवाजे पे किनारे हल्की सी स्वेलिंग टाइप की दिखती होगी आपको जब आप मेटल का फ्रेम देखते होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक रॉड ऐसे होती है, एक ऐसे होती है, उसको आपस में ऐसे कौन जोड़ के रखता है, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर करके मेटल को हल्का सा मेल्ट कर देते हैं और आपस में फ्यूज कर देते हैं। तो वही वेल्डिंग के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए ना उसमें आपको, तो दैट इज क्या, ये मेटलर्जी में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है। देख सकते हो ऐसे सोल्डरिंग, क्या, अच्छा पक्का है, क्या होता है सोल्डरिंग में, क्या, नहीं बट डिफरेंस क्या है दोनों में, लिखो, हो गया, वापस आए, हाँ। बेटा वेल्डिंग के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। अब लकड़ी जला के तो आप हाई टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो आपको जनरली जो आपने गराज में देखी होंगी, या जनरली जो नॉर्मल गराज पे यूज होती है, वो एसिटिलीन वाली होती है, ठीक है, जनरली। या फिर बहुत ही हाई इलेक्ट्रिकल वाली होती है, ठीक है, जनरली। या फिर अगर और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो आपको और इनफ्लेमेबल गैस चाहिए होगी, उससे ज्यादा चाहिए तो और चाहिए। तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस का, अपने साथ बच्चों ने पढ़ा होगा कितना कैलोरीफिक पॉइंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
कि कौन सी गैस यूज की जाएगी। लिखिए आगे। सो दिस reaction, this exothermic is reaction. This exothermic reaction is used in hydrogen welding torch. Hydrogen welding torch. Hydrogen welding. This is used. This is used. This is used for welding of. This is used for the welding of cracked metals. Cracked metals. जैसे कि क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया या टंगस्टन हो गया। तो इन मेटल्स जब टूट जाते हैं तो उनको क्रैक करने में यूज होते हैं, ठीक है। तो उनको वेल्ड करने में इसका यूज होता है। सो दैट इज द वन थिंग। ब्रेक चाहिए क्या? कितना हो गया? से पढ़ाई तो हो नहीं रही आज ज़्यादा, ब्रेक लेके क्या करोगे? 7:40 पे छोड़ देंगे ना। हाँ तभी तो। चलो लिख लो एटलीस्ट डाई हाइड्रोजन। तो और एक काम करना, जो वेबसाइट बताई थी उस पर जाके डाई हाइड्रोजन वाले क्वेश्चंस देखना जाके फिर, ठीक है। या बाकी पढ़ लेना भी एग्जाम के लिए। अच्छा एक ऐसे क्वेश्चन याद आ गया, मैं आई वाज गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कि पहला पॉइंट है, लिखो क्वेश्चन लिख लो, जेई में आया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलना नहीं है किसी को आंसर, हाथ उठाने होंगे, ठीक है। रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। पहला पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट है, इट इज मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। इट इज डाइपोल डाइपोल, और इट कैन बी डाइपोल डाइपोल, ऐसे लिखो, इट इज मत लिखो, इट कैन बी डाइपोल डाइपोल। इट कैन बी, सेकेंड पॉइंट है, इट कैन बी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। थर्ड पॉइंट है, इट कैन बी आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। फोर्थ है, इट कैन बी, और क्या हो सकता है, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल लिख लो, इट कैन बी इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। फिफ्थ लिखो, इट कैन बी नहीं, इट इज इट कैन बी नहीं, इट इज as strong as covalent bond। चलिए बताइए, क्वेश्चन है मतलब ऐसे आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट हैं ये पूछा है। हाँ हाँ, मतलब मल्टीपल करेक्ट नहीं है, सिंपल वो हो गया, न्यूमेरिकल वाला हो गया। कितने करेक्ट हैं देखते हैं। कितने लोग कह रहे हैं एक करेक्ट है, केवल एक ही सेंटेंस करेक्ट है पांचों में से। कितने लोग कह रहे हैं दो करेक्ट है, 4 5 6। कितने लोग कह रहे हैं 7, सॉरी 3 गलत है, 3 करेक्ट है। आई मीन 3 करेक्ट वाले कितने हैं, 4 करेक्ट वाले कितने हैं, 5 करेक्ट वाले कितने हैं। ओके, एक करेक्ट वाले कितने थे, हाथ उठाइए। कोई था ना एक, कोई नहीं था। 2 करेक्ट वाले कौन कौन से थे, उठा दो, थे ना, पीछे भी तो थे दोनों लोग। तुम आज चश्मा नहीं पहन के आए क्या बेटा तुम?
हंसने की बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, स्पेक्स क्यों नहीं पहने आज आपने? हाँ, अच्छा मतलब दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए कह रहा था, और कुछ नहीं। तो क्यों सही है, बताइए बेटा। क्यों दो सही है और कौन से दो सही है आपका? कौन कौन सा सही है? इतना टफ तो नहीं है ये आपका, पहला और पांचवा, पहला और पांचवा, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड कौन सा है? It can be iron dipole. और फिफ्थ? It is as strong as covalent. और कौन कौन है? और दो वाले कौन थे पीछे, दो कौन से सही है बेटा, बताइए आप। नहीं, उससे पूछ रहे हैं। चलो 1 और 5 हो गया। और कौन था? कौन कौन? 1 और 5। पार्थ आपके 3 सही थे ना, 3 में कौन कौन से हैं? फर्स्ट सेकेंड। क्या खाया वो तब? It can be dipole, dipole. It can be dipole, and dipole. It can be iron. फिफ्थ। और बचे हुए लोग, अंश बेटा क्या जय माता दी। क्या कह रहे? जय माता दी। अंश, हाँ तो जल्दी छोड़ो। तनुष्का क्या होगा? दो कौन कौन से सही हैं? फर्स्ट और सेकंड। और कोई है आंसर किसी के पास? बता दो तो क्या हुआ, बोल दो। बस तुम्हारा ही सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है ना, इसमें कहते हैं इसे बोलना चाहिए ना, अगर पता कैसे चलेगा। देख रहे हो मतलब पढ़ा लिखाया हो गया, मतलब पढ़ा लिखाया सारा पानी में डूब। आपके जो ऑनलाइन के लोग, उनका क्या आंसर आया है? रिश्ता, बातें करना बंद करो, क्या आंसर आया है बोलेंगे आप लोग? माही, डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल शायद। हाँ डाइपोल डाइपोल है, आयन डाइपोल। आपका माही? माही? Iron dipole and strongest covalent bond. आयन डाइपोल एंड Strongest covalent bond. नंबर कौन सा है? 3 and 5. ओके, फिफ्थ। ओके, तो निधि आपका? सुनिधि, अगर अगली बार से किसी से बोले, वो अगर क्लास में आंसर नहीं दे रहा हो, तो मैं बेटा आपको क्लास से चेक कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में एडमिट भी नहीं होगे, ठीक है? अगर हैं आप तो ठीक है, और अगर चले गए तो निकाल दे रहे हैं। निकालने वाला कहाँ से है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्लास से निकाल दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स को लाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं बोलूँ तो एक बार में आंसर दे देना, चाहे लिख के भेजना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, देखें तो हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन के, ठीक है? तो हम बात करते हैं, उसमें आंसर सही है जिसका भी आयन डाइपोल एंड डाइपोल डाइपोल है, ठीक है? तो दो लोगों का सही है आंसर। पढ़ाया हुआ तो था, और पहली बात तो फिफ्थ वाले कितने लोग थे, तेरा सब खड़े हो जाओ, और 10 बार एक्चुअली, मतलब इतना शर्म आनी चाहिए आपको। मतलब क्लास में पहला सेंटेंस ही लिखा था कि ये वीक फोर्सेस हैं, और बाय डेफिनेशन वीक फोर्सेस कोवेलेंट के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है? मजे ले रहे हो तुम लोग, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ओके? तो यहाँ पे देखो, बस देखो इधर, तो आयन, एक तो डाइपोल डाइपोल तो रटा होना चाहिए, ठीक है? जिसका डाइपोल डाइपोल था, ठीक है? उसके बाद ये भी तो कराया था, वो बल लिखाया नहीं था, बट कराया तो था। ये क्या है, सॉरी, ये आयन डाइपोल नहीं है तो क्या है? आयन डाइपोल ही तो था,
ये आयन हो गया और उधर डाइपोल हो गया, ठीक है। तो ये आयन डाइपोल ही तो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने डाइहाइड्रोजन पे बता दिया आपको कि ये कैसे एक्ट करता है, आपका एज एन एटॉमिक हाइड्रोजन एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये दो तरीके से और एक्ट कर सकता है, एक होता है नेसेंट हाइड्रोजन, वो हम बाद में पढ़ेंगे, और एक होता है एडजॉर्ब तरीके से, तो भी हम बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी डालिए, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। सेकेंड प्रॉपर्टी डालना, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to produce water, to produce water, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है इसको हम थर्मोडायनामिक्स से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, रिएक्शन हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर क्या होता है, आपको पानी मिलता है, और यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो कितना, -485 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये इस कमरे में मतलब क्यों नहीं पानी बरस रहा है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी इस कमरे में, ठीक है। यूजली होती है एटमॉस्फेयर में, तो हमेशा जो एटमॉस्फेयर है, अगर ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्यों नहीं होती। तो दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं, शायद स्कूल में पढ़ चुके हो आप। तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, स्टिल इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट इज स्टिल नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। कि मतलब इसका मैं ये समझाना चाहता था इस रिएक्शन को कि ऐसा नहीं है कि जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलती हो वो रिएक्शन अपने आप होने लग जाए। वो रिएक्शन फेवरेबल होना किसी रिएक्शन का और किसी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना दो डिफरेंट चीजें। फेवरेबल होने का मतलब वो रिएक्शन हो जाएगी इजीली अगर आप उसको थोड़ा सा नज कर दो या जो भी कर दो, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस वाला अपने आप हो जाएगी, ठीक है। कि मतलब जैसे पत्ती पे आपने सनलाइट मारी तो क्लोरोफिल बनना ही बनना है, आप रोक नहीं सकते उसे, ठीक है। तो इस तरीके वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई एक तरीके से। तो ये डिफरेंस होता है स्पॉन्टेनियस और फेवरेबल। थर्ड पॉइंट डालो, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, dihydrogen reacts with highly electropositive metals, highly electropositive metals, highly electropositive metals to give, to give क्या हेडिंग पढ़ रहे हैं हम, to give ionic hydride, to give ionic hydride, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जनरली जो कौन से हैं वो क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। जनरली ये तीन, वैसे स्ट्रॉन्शियम भी होगा, बेरियम भी होगा, ये तीनों भी होंगे जनरली ये होते हैं, या इसके नीचे वाले भी होंगे बट हम उनकी बात नहीं करते, सीजियम की क्या बात करें, ठीक है। तो ये चीज है, तो जनरली सोडियम ऊपर वाले नहीं होंगे, लिथियम नहीं होगा। मेरा पॉइंट क्या है ये सब बताने का, ये सारे होंगे, इधर लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि लिथियम का जो हाइड्राइड होगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड होंगे, उनका कोवेलेंट कैरेक्टर काफी होगा। इतना तो समझ में आता है फजान रूल से कि अगर आप देखेंगे लिथियम का हाइड्राइड देखोगे, कंपेयर उसको करो पोटेशियम के हाइड्राइड से, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम। सेम गोज फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है, क्यों ज्यादा होगा बताइए आर्या, निश्चय बताइए। हाँ, कि बेरिलियम हाइड्राइड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्यों होगा काफी। कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बताइए आप आर्या। और फिर नंबर तो कम आएंगे ना अगर इतना नहीं याद रहेगा। बताइए आप खुशी, ये पढ़ाई है वानी का बताइए।
जितना कम चार्ज होगा, तो यहाँ पे तो सेम सेम चार्जेस है ना, मतलब सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं अगर हम तो। साइज, ठीक है। कैटायन का साइज क्या है बेरिलियम में? छोटा है। लिथियम में भी क्या है? छोटा है। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, फजान रूल के अकॉर्डिंग। तो वहां पे क्या होगा आपका? फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? बेरिलियम और लिथियम में क्या होता है आपका? ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। यही होता है कि ये सब रिलेशंस आपको ध्यान देने चाहिए। रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल, उसके अंदर पहली हेडिंग डालना हैलोजेंस। ठीक है, चारों के साथ रिएक्शन होती है इसको। नाउ क्वेश्चन, किसके साथ रिएक्शन सबसे फास्ट होगी और क्यों होगी? सोचो। क्यों? क्या? तो उससे क्या लेना देना, मतलब तो उससे क्या लेना देना? हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं, सब कुछ गैस में है। ऑल्दो गैस में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा, कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। आंसर सही है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन होगा, देन ब्रोमीन होगा। क्या? अरे नहीं, इतना फालतू की चीज नहीं। हाँ, जो आपका HF है यहाँ पे, जैसे मान लो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो HF बनेगा। HF का बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। HI की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है। HI क्या होता है? सबसे वीक बॉन्ड होता है। HF क्या होता है? सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग चीज बनती है उतनी ज्यादा आपका क्या होता है? वो प्रोडक्ट फेवरेबल होगा। तो ये वाला ज्यादा फेवरेबल होता है। जितना प्रोडक्ट स्टेबल होता है, ये केमिस्ट्री का जिंदगी का रूल है कि जितनी कोई चीज, हर चीज किधर जाती है? स्टेबिलिटी की तरफ टेंड करती है, एक्सेप्ट यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो HF क्या है आपका? ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये ज्यादा फेवरेबल होगा। हेंस F2 के साथ रिएक्शन क्या होगी आपकी? ज्यादा फेवरेबल होगी। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि इनमें से सबसे कम टेम्परेचर कौन सी रिएक्शन में रिक्वायर्ड होगा? HF में होगा ना सबसे कम टेम्परेचर रिवॉल्व। टेम्परेचर हम क्यों देते हैं? ताकि इवॉल्व नहीं, सबसे कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड F2 में होगा ना। क्यों? क्योंकि सबसे फेवरेबल रिएक्शन उसी के साथ है, सबसे फेवरेबल रिएक्शन उसी के साथ है। तो आपको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत है क्या? ये बताओ, नहीं है ना। अगर कोई रिएक्शन फेवरेबल है, सिंपल सा कॉमन सेंस से सोचो कि अगर कोई रिएक्शन फेवरेबल है तो क्या आपको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत है? नहीं है। अगर बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, ठीक है। जनरली आप जो टेम्परेचर रखेंगे वो क्या होगा? लो होगा। अगर कोई रिएक्शन अनफेवरेबल है तो आपको बाहर से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन में एनर्जी देनी होगी, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा आपका? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। आपसे सिंपल पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा फेवरेबल किसके साथ होगी, सबसे फास्ट किसके साथ होगी, या सबसे कम टेम्परेचर किसके साथ रिक्वायर्ड होगा। तो ये हेलोजन के साथ हो गया। सेकेंड डालो। अब दुनिया की सबसे फेमस रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑल्दो हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होता है? H2 के N2 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है, ठीक है। ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके बारे में मैंने बताया आपको कि आप जिंदा हैं तो प्रॉब्लली इस रिएक्शन की वजह से जिंदा है, वरना भूखे मर गए होते। याद नहीं करना ये सब फालतू की चीज जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब नहीं याद करना है आपको, ठीक है। ये सब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ क्योंकि कंप्लीट करना है इसलिए लिख देते हैं। इस रिएक्शन में देख लेना क्योंकि ये बहुत ही मतलब फेमस रिएक्शन है, बट याद नहीं करना, जस्ट देख लेना। आयरन होता है, मॉलिब्डेनम होता है यहाँ पे,
इसका नाम क्या होता है इस रिएक्शन का, याद है किसी को? हेबर अमोनिया प्रोसेस। ये तो पढ़ा होगा शायद, कहीं भी पढ़ा तो होगा पक्का, ये मतलब बहुत फेमस है इसलिए। ना नेक्स्ट डालो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट जो हेडिंग पढ़ने रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, रिएक्शन विद नॉन मेटल के अंदर पढ़ रहे थे हम। अभी तक हो गया 3 नंबर था शायद, अब चौथा पॉइंट डालना, रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल के अंदर आपका क्या हो गया, हेलोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब अगला डालना रिड्यूसिंग एजेंट, नई हेडिंग। ठीक है, अच्छा डाईहाइड्रोजन जो होता है, लिखो डाईहाइड्रोजन कैन एक्ट एज अ, डाईहाइड्रोजन कैन एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। डाईहाइड्रोजन बस इसी में लिखना है, इसके बाद आपको फिर पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है। बीच में फिर हाइड्रोजन, जब हम H2O2 में आएंगे तब थोड़ा लिखना है। रिड्यूसिंग एजेंट, लिखो। अच्छा ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है, और ये अगर ये दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, तो किस में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, ये H प्लस के फॉर्म में जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाले मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो नीचे वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके H2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, समझना। तो जैसे सोडियम था, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कॉपर है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम है वो H प्लस को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2 में। तो सोचो क्या ये जो कॉपर होगा, ये क्या H2 को H प्लस में कन्वर्ट कर सकता है, उल्टा कर रहे हैं अब हम उल्टा सोच रहे हैं। जो सोडियम था वो हाइड्रोजन को क्या कर देता था, रिड्यूस कर देता था। तो ये वाले जो है, क्या ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, या इसको दूसरा तरीका सोचो। मैंने क्या कहा कि ऊपर वाला जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाले को हमेशा क्या करता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो सिंपल सी चीज क्या है, हाइड्रोजन जो होगा वो कॉपर के ऑक्साइड में से क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है कि H2 जो होता है, अगर इसको CuO के साथ रिएक्शन कराओगे, या जो नीचे वाले ऑक्साइड्स हैं, जो नीचे वाले मेटल है उनके जो ऑक्साइड्स है उनके साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये कॉपर बना देगा प्लस पानी निकाल देगा, ठीक है। बट अगर H2 की अगर हम Na2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या ये सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये H2 क्या है, नीचे है, नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। हमेशा ऊपर वाला ही नीचे वाले को, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, नीचे वाला कभी भी नहीं कर सकता। जिंक कहाँ पे होता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है, ऊपर होता है, अच्छा, लेकिन जिंक तो हो जाता है, मतलब वैसे वो, हाँ जिंक भी हो जाता है, वो एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल से होगा। नहीं, वो एक्चुअली रिएक्टिविटी सीरीज तो अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी नहीं होगी, सब होता तो रिडक्शन की वजह से है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से। तो यहाँ पे जिंक भी हो सकता है एक्चुअली, बट जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम तो खैर KO2 होता है, ये सब नहीं हो सकते। पोटेशियम पर ऑक्साइड बनाता है ना, सुपर ऑक्साइड बनाता है, हाँ मोस्टली मेटल ही होता है, हाँ। तो ये आपका डाईहाइड्रोजन को समराइज हो जाता है बेसिकली, कहानी जो डाईहाइड्रोजन की थी बेसिकली, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट शीट हाइड्राइड पे, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई गेस हाइड्राइड पढ़ाया था ना मैंने पहले, कि हाइड्राइड 3 टाइप के होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और
इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। ओके लिखो, देख लो इसमें कुछ रह गया है एनसीईआरटी में, डाइहाइड्रोजन में कुछ रह गया, नहीं रह गया। हाइड्राइड खोलो, हाइड्राइड इसी से पढ़ेंगे, ज्यादा को डिटेल में पढ़ना नहीं है हाइड्राइड में, ठीक है। जो थोड़ा बहुत हो एनसीईआरटी में ही लिख लेना साइड में। तो हाइड्राइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं, ये सब क्या हो सकते हैं, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड जो होते हैं, बेसिकली पढ़ लेना इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अगेन कुछ क्वेश्चंस करते हैं हाइड्राइड्स के ऊपर, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ ये, तो प्लीज रिवाइज कर लेना जाके, ठीक है। सपोज चलो अगर मैं पूछूं आपसे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, अरेंज द फॉलोइंग, मतलब टेल मी द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, जिसका हो जाए हाथ उठा लेना। या ये दोनों किस में आते हैं, मैंने अभी बताया आपको, थोड़ी देर पहले बताया था, ये किस में आते हैं, कोवेलेंट में आते हैं, ठीक है। तो इनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना कि जो BeH2 है और जो MgH2 है, इसको हम किस में काउंट करते हैं, कोवेलेंट में काउंट करते हैं, क्योंकि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ही हाई होता है। चलिए बताइए, इसमें ऑर्डर बताओ, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा। कितने लोग कह रहे हैं एलआई सबसे ज्यादा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा एलआई है, सबसे कम सीजियम है, हाथ उठाइए। तो सबसे ज्यादा लिथियम और सबसे कम सीजियम है, ढंग से उठाओ। 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 2 9 10, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं ऑपोजिट होगा, कि सीजियम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कोई नहीं कह रहा, बताइए प्रत्युष। क्या क्या, नहीं, रुक जाओ, आप बताइए अनुश्री, आपने भी उठाया था ना, नहीं उठाया था, किसने उठाया था फिर, और आपने उठाया था, उठाया था ना खुशी आपने, बताइए। क्यों होगा सबसे ज्यादा स्टेबल लिथियम, मनन नहीं उठाया तुमने, आपका प्रियांश, कैटायन का साइज, तो स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज करेगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायन का साइज बड़ा हो रहा है, अगर कैटायन का साइज बड़ा हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, लैटिस एनर्जी कम होगी। अगर लैटिस एनर्जी कम होगी तो आपका जो एनर्जी, जो आपकी स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, आपकी कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी, और इसमें क्या होगा, सेम ऑर्डर इसमें भी होगा। और मैंने बताया भी था वो बेटा और बाप वाला याद है ना, तो स्टेबिलिटी वाला, तो उससे भी कर सकते थे, मतलब अगर नहीं भी याद हो तो आंसर उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। एक पॉइंट लिख लेना, बुक में ही लिख लेना, शायद दिया भी हो बुक में, कहीं पे दिया है, लिखो, लिखा हुआ एक्चुअली, देख लो उसके ऊपर, जो पेज 288 पे जो राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखा, लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट द मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। तो यही चीज है, इसी को मैं एक्सटेंड करके बता रहा हूँ। जनरली जो हाइड्राइड्स होते हैं, समझो, जनरली जो मेटल के हाइड्राइड होते हैं, जब उनको आप हीट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अपने ब्रेक हो जाते हैं, मेटल और H2 में ब्रेक हो जाते हैं आपके। बट जो लिथियम का हाइड्राइड होता है वो ऐसा नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखना। लिथियम का हाइड्राइड क्या होता है, वो काफी अनरिएक्टिव, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी हमने मेटल के हाइड्राइड लिखे हैं अभी आपके, उन सब में सबसे कम आयनिक कौन सा होगा, लिथियम वाला ही होगा।
अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इन चारों को देखते हो तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? लिथियम वाले का ही होगा। तो इसलिए उसके अंदर उतनी आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होती नहीं है। तो जो लिथियम का हाइड्राइड है वो हीट करने पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनमें ब्रेक नहीं करता है। बाकी सारे हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स, बाकी सारे आयनिक हाइड्राइड उनको हीट करने पे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में ब्रेक कर जाते हैं। तो ये चीज लिख लेना, उसमें दिया नहीं है बुक में आपके। ठीक है, अच्छा नाउ लास्ट चीज है, इसके बाद फिर खत्म कर देंगे। ठीक, all the ionic metal hydrides, all the ionic metal hydrides break into metal hydrides break into their constituent metal and hydrogen, their constituent elements on heating, ठीक है, on heating except lithium hydroxide, ठीक है, except lithium hydroxide, except lithium hydroxide, ठीक है। नाउ जो अलग से पेज लिख रहे हो उसमें हेडिंग डाल लेना थोड़ा सा, मतलब आयनिक हाइड्राइड ही डाल लेना, बट पढ़ो। देखो दो चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी है, आपको आगे भी ये काम आएंगी। ठीक है, अगर आप मेटालिक हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं या आयनिक हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, समझना है, थोड़ा सा समझने वाली चीजें इसलिए आ सकती है। तो देखो जब हम आयन के हाइड्राइड्स की बात करते हैं, सपोज चलो मैं एग्जांपल के लिए इसकी बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आयनिक है तो ये Na+ होगा और ये क्या है H- होगा। क्लियर है? तो अगर ये H- है तो क्या ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन? कर सकता है भाई, ये तो आयन है ना, ये तो सिंपल आयन है। तो जैसे Cl- डोनेट कर सकता था इलेक्ट्रॉन, ऐसे H- डोनेट कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो ये कैसे एक्ट करेगा? एज ए लुईस बेस, ठीक है, लुईस बेस की तरह ये एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी आयनिक आपके हैलाइड्स होते, आयनिक जो हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। अगर ये लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं तो क्या ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकेंगे? अच्छा, एक तो लुईस बेस हो गया, और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद का क्या होगा? खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? रिडक्शन आएगा, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है समझना। अगर मान लो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, मान लो लिथियम हाइड्राइड ले लेते हैं, ये क्या है? लुईस बेस है। ठीक है, अगर ये बेस, लुईस बेस क्या है? एज ए सिंपल ये बेस है, तो ये बेस है तो ये क्या करेगा? H+ ही चाहेगा। अगर ये H+ चाहेगा तो इसकी मान लो मैं H2O के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होगा? सोचो, अगर ये H+ चाहेगा तो ये क्या क्या कर सकता है? कहीं से भी ये बहुत अच्छा H+ चाहने वाला होता है, मतलब बहुत अच्छा बेस होता है, तो कहीं से भी H+ निकाल लेता है। मतलब ना आए देखता ना भाई ये बस H+ चाहिए इसको, ना ऐसा होता है इसके, मतलब जिंदगी का एक इकलौता मकसद इसका है H+ लेना। तो ये क्या करेगा? इससे H+ निकाल लेगा, तो ये क्या बना देगा? ठीक है, तो हेडिंग पहले डाल लेना, एक्टिंग एज अ बेस, आयनिक हाइड्राइड्स एक्टिंग एज अ बेस, आयनिक हाइड्राइड एक्टिंग एज अ बेस। पहले हेडिंग को डालो, मैं समझा रहा हूँ। आयनिक हाइड्राइड एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। मान लो कि Li H है तो इसके पास H- है, इसके पास प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से बेस है आपका, या एक दूसरा H+, ये एक किसी दूसरे H+ को ले भी सकता है, तो बेस है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो हाइड्राइड्स होते हैं ये बहुत अच्छे बेस होते हैं। अच्छे बेस क्यों होते हैं? अगर आप सोच सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट आंसर है फॉर द फर्स्ट टाइमर। क्योंकि
देखो मैं समझा देता हूँ अच्छा बेस क्यों होता है। पहले तो लिख लो H माइनस आर वेरी गुड बेस, ये जो भी है देख लो। रीजन इसका समझ लो क्या है, मतलब टफ रीजन है। क्योंकि देखो H माइनस क्या होता है, छोटा है, हाइड्रोजन क्या है, बहुत छोटा है। ऊपर से उसके ऊपर आपने इतना नेगेटिव चार्ज लाद दिया, क्या वो खुश होगा? नहीं होगा ना। वो चाहेगा कि भाई ले लो ले लो थोड़ा। मतलब वही होता है कि एक गरीब आदमी है, या पहली पहली बार अगर आपको याद हो, आप जब छोटे होंगे तो आपका पॉकेट मनी कम हुआ होगा। बट जब आप पहले बड़े होंगे, आपके मदर फादर को लगा होगा बच्ची बड़ी हो गई या बच्चा बड़ा हो गया, तो पहली बार 500 रुपये पकड़ा दिए होंगे, तो आपको लगा होगा भाई क्या हो गया, ये कोई तो मिलना चाहिए। नहीं तो नानी वानी क्या जाते होंगे तो रुपए तो मिलते होंगे ना। बहुत सीधे हो आप लोग। ठीक है। मेरी बहन तो ऐसे, उसको पैसे अगर एक मिल जाए तो दोबारा वापस मिलते नहीं है वो। उससे कहते ये ले आओ, तो उसके बाद उसमें से जितने बचेंगे सब उसके हैं। कोई नहीं करता ऐसा घर में। बहुत सीधे हो आप लोग। ठीक है। तो मेरा पॉइंट, चलो ठीक है, पॉइंट ये कि जब आपको मान लो 500 रुपए कोई पहली बार पकड़ा देता होगा, पहली बार पकड़ाए होंगे, अब तो बहुत बार पकड़ चुके होंगे, तो आप ओवरवेलमिंग हो गए होंगे ना कि कोई दोस्त मिलना चाहिए, कुछ खाते जाके, कुछ खाते चल के, ऐसा करके कुछ होता होगा, मतलब जो भी आपका यूजुअल टेंडेंसी है। तो ऐसे ही मतलब क्या होता है कि ये छोटा सा हाइड्रोजन है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और लाद दिया आपने, बेचारा खुद का संभाल नहीं पा रहा है, दूसरा पकड़ा दिया, तो उसको मिलता है कोई दूसरा मिल जाए जिसको हमारे देश को, तो ये क्या करेगा, ये दूसरा हाइड्रोजन इसको कहीं से भी मिले ये ले लेगा, कैसे भी मिले, मतलब बेस भी अगर बगल में और उसके पास भी हाइड्रोजन तो उससे भी ले लेगा ये। इसको इतना अपना दुख है। तो ये होता है कि आदमी दुख में पागल हो जाता है, तो ये उसी में है। तो LiH क्या है, इसके पास H2O डाला, तो ये H2O के पास हाइड्रोजन है, निकाल लिया, और जो बचे उसको लिथियम के साथ मिला के लिख दो, जो भी बच रहा है उसको मेटल के साथ मिला के लिख दो। जैसे एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी H2, ठीक है। मान लो एक ये ले लेते हैं, देखो। अब देखो वो जो आप याद है कैल्शियम एसीटेट हम बनाया करते थे, याद है कैल्शियम एसीटेट हम पहले चैप्टर में बनाया करते थे, कैल्शियम एसीटेट याद है, पढ़ा तो हमने कई बार कैल्शियम एसीटेट, CH3CO का होल ट्वाइस कैल्शियम, कई बार तो आया था वो। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन इससे निकाल सकते हो आप, ये वाले या वो वाले, ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे कितने हाइड्राइड है, 2 हाइड्राइड है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो यहाँ पे 2H इसके निकल गए, उसके लिए तो यहाँ पे कितने हो गए, 2H2 हो गए, प्लस CH3CO का होल ट्वाइस बन गया, ठीक है। और भी कोई दूसरा पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड ले लेते हैं। समझ लो ये इतना तरस रहा है हाइड्रोजन के लिए कि अमोनिया, जो कि एक सर्टिफाइड बेस है, अमोनिया एक सर्टिफाइड बेस है, अमोनिया नहीं हाइड्रोजन देना चाहता, लेकिन ये तब भी अमोनिया से हाइड्रोजन ले लेगा। मतलब इतना डेस्परेट है बेचारा हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बचा, क्या यहाँ पे क्या बचा, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, NH2 क्या, माइनस प्लस क्या, प्लस, H प्लस निकल गया इससे, तो यहाँ पे क्या बचा, NH2 माइनस बचेगा ना, टोटल तो न्यूट्रल ही होगा, H प्लस निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, NH2 माइनस बचा, तो NH2। समझ में आया अभी कैसा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इसके किसी भी हाइड्रोजन के साथ जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं, ये बहुत ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि जो मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स, उनकी अगर किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मतलब जो सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हो या कुछ जो डोनेशन वाला हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है, मैं बता देता हूँ, ऑल्दो काम की नहीं है बट फिर भी बता देते हैं, लिख लो पहले ये, या एक और रिएक्शन लिख लो इसके बाद, और कोई अच्छा लगता हो, KH ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा बताओ, बताइए, से क्या होगा यहाँ पे,
बताइए तनुष्का। अरे बेटा अभी तो बताया क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या होगा, देखो ना इनको देख के बताओ ना आंसर क्या होगा, क्या होगा बताइए। Sir, H2 plus C2 H5 whole O इसको देखो ब्रेक, इससे H प्लस निकल गया तो यहाँ पे क्या है माइनस आया, इससे H माइनस निकल गया, यहाँ पे क्या बचा K प्लस बचा, तो C2H5O माइनस K प्लस। क्या डिफिकल्ट था इसमें, क्या है इसमें, क्या डिफिकल्ट है इसमें, ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है तो बस ये आपको ध्यान रखना, और मैंने दूसरा इसका यूज क्या बताया था, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज हो सकता है, ठीक है वो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज हो सकता है। अच्छा अभी तक आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, कौन सा H निकल रहा है, केवल जो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो करा देता हूं मैं, ऑल्दो नहीं हो तो कोई बात नहीं, मतलब पहली बार के लिए टफ है वो क्वेश्चन, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं अभी, तो ये नोट कर लिया, बढ़े आगे, ओके चलो। तो कोई भी हाइड्राइड ले लेते हैं और आपको तीन कंपाउंड दे रहा हूं और बताना कि कहां पे इसकी रिएक्शन होगी। इनमें से किसके साथ इसकी रिएक्शन होगी, इसको ए नाम दे रहा हूं, बोलना नहीं है, इसको बी दे रहा हूं, इसको सी दे रहा हूं, तो ए बी सी में से किसके साथ रिएक्शन होगी LiH की, तो कितने लोग कह रहे हैं ए के साथ होगी, हाँ 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 टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ये क्वेश्चन बातें मत करो, सोचना है, ठीक है टफ क्वेश्चन है ये, मतलब CH3 CH3 सॉरी, ठीक है टफ क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं है, बट एनसीईआरटी बता रहा हूं, जो अभी तक पढ़ा है उस पर बेस्ड है, दो तीन चीजें एक साथ मिला के, C होगा। देखते हैं करें आंसर, हिंट चाहिए, अभी मैंने क्या बताया, कौन सा हाइड्रोजन निकलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब इन सब में कौन सा हाइड्रोजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या कौन सा हाइड्रोजन निकलता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या जो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, तो इसमें से देखो किसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और वो क्यों सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। अब याद आया, किसी को नहीं याद आया अभी भी, अब तो याद आ जाने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन से। हो गया, कितने लोग का ए आ रहा है, कितने लोग का बी आ रहा है, कितने लोग का सी आ रहा है, बताइए अंश, CH3 का तो ये होगा। क्या, हाँ तो तेज बोलो बेटा, क्यों, मतलब कैसे, वही तो पूछ रहे हैं, बताइए आ रहा, आपने भी उठाया था ना हाथ, और किसने उठाया था हाथ, हाथ उठाइए, सी में हाथ किसने किसने उठाया था भाई, कई लोग थे, 4-5 लोग थे, आपने भी उठाया था, क्यों बताइए, क्योंकि उसमें H1 और CB1 एच एक तो आगे आगे, CH3 का ये होगा।
बताइए। हाँ सिंपल सा है, ठीक है। देखो ये क्या है आपका sp3 है, ये क्या है आपका sp2 है, ये क्या है आपका sp8। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतना हाइब्रिड, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे एसिडिक होगा, ठीक है। ये सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, या ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इनमें से किसके साथ रिएक्शन इजीली होगी, ये। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट है किसी को, ये तो याद होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, इसे मैंने कहा था केमिकल बॉन्डिंग जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लेना दिसंबर के पहले, ठीक है, क्योंकि दिसंबर से चालू हो जाएगा, फिर उसमें सब यही सब यूज होगा। क्या हुआ, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। विल स्टॉप, समझ में आ गया, बताओ पढ़ रहे हो ना अभी थोड़ा बहुत। कितने मार्क्स, कितने बार, अच्छा आपकी चेक नहीं हुई ना अभी, रुक जाओ मैं चेक कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। नहीं आ जाओ, कर ही देते हैं, 2 मिनट लगेंगे हार्डली। क्या इलेक्ट्रॉन H माइनस किसमें, सर आपने बोला ना H माइनस का साइज छोटा है इसलिए वो हाइड्रोजन ले लेता है। H माइनस का साइज छोटा है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो दूसरा H प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दूसरा H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, या वो खुद H प्लस को लेना चाहेगा। हाँ बोलिए क्या, ताकि कुछ शेयर